हेलो फ्रेंड्स। सी लैंग्वेज सीखने की सीरीज में आज हम देख रहे हैं माई क्लास का लेक्चर नंबर 44, जिसमें हम पढ़ेंगे रिकर्सन इन सी लैंग्वेज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्सपीरियंस प्रोग्रामर्स के लिए रिकर्सन एक बहुत इजी टॉपिक होता है। देखिए, रिकर्सन सुनने में तो बहुत इजी लगता है, लेकिन अगर आप इसे पहली बार सुन रहे हैं तो ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगता है। और टिपिकल होने की वजह से अगर आप रिकर्सन को अच्छी तरह से समझना चाहते हैं तो ये ज़रूरी है कि आपको फंक्शन अच्छे से समझ में आए। तो ये फंक्शन के कंटिन्यूशन में ही एक लेक्चर है, लेकिन इसको मैंने एक नया नाम दिया है, रिकर्सन। तो अगर आपने इससे पहले मेरे लेक्चर्स फंक्शंस वाले नहीं देखे हैं तो पहले प्लीज़ उस फंक्शन वाले चैप्टर को आप ज़रूर देख लीजिए, तभी ये आपको रिकर्सन समझ में आएगा। तो रिकर्सन समझने के लिए मेमोरी का कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे तरीके से आना चाहिए। तो चलिए देखते हैं कि रिकर्सन कैसे काम करता है। देखिए, कोई फंक्शन किसी भी फंक्शन को कॉल कर सकता है। ये सारी चीज़ें हमने देखी हैं। अगर कोई फंक्शन किसी भी फंक्शन को कॉल कर सकता है तो कोई भी फंक्शन खुद को भी कॉल कर सकता है। और यदि कोई फंक्शन खुद को कॉल कर लेता है तो उसको हम बोलते हैं कि ये रिकर्सन हो रहा है। देखिए, कोई भी फंक्शन किसी भी फंक्शन को कॉल कर सकता है, ये हमने देखा था। तो अगर कोई फंक्शन खुद को भी कॉल कर सकता है और जब कोई फंक्शन खुद को कॉल कर लेगा तो उसको हम बोलते हैं, वो आपका क्या होता है, रिकर्सन होता है। दुनिया में बहुत सारी प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं जो कि रिकर्सिव नेचर की होती हैं, तो उनको सॉल्व करने के लिए रिकर्सन का यूज भी किया जाता है, जिससे वो बहुत आसानी से सॉल्व हो जाती हैं। लेकिन दुनिया में कुछ ऐसी भी प्रॉब्लम्स हैं जो रिकर्सिव नेचर की हैं, उनको रिकर्सन से सॉल्व किया जाता है, तो वे सारी प्रॉब्लम्स आपके लूप से भी सॉल्व हो जाएंगी। लेकिन अगर कोई प्रॉब्लम जो कि लूप की मदद से सॉल्व होती है तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो आपके रिकर्सन से सॉल्व हो जाए। तो आइए देखते हैं कि रिकर्सन कैसे होता है। तो सिंपली यहाँ पे मैं एक कोड लेता हूँ। अब देखिए ध्यान से, मेमोरी का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आना चाहिए। तो ये हमारे पास क्या है, यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे तो ये हमारे पास एक मेन फंक्शन है। तो यहाँ से यहाँ तक ये क्या है, आपकी मेन फंक्शन की बॉडी है। ठीक है, मेन फंक्शन की बॉडी के अंदर हमने एक फंक्शन बनाया है, दैट कॉल फन फंक्शन, और यहाँ पे हम इसके अंदर पास कर रहे हैं 3। और उसके बाद यहाँ पे हमने क्या काम किया है, फन फंक्शन की बनाई है डिफिनेशन ये। ठीक है, ये आपकी क्या है, डिफिनेशन है। यानी फंक्शन चलेगा तो उसकी लाइफ के अंदर क्या क्या टास्क परफॉर्म किए जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे तो हमने क्या काम किया है कि फन फंक्शन, ये तो फन फंक्शन है, तो ये फन फंक्शन पहली बार मेन के अंदर कॉल किया गया। देख रहे हैं ना, यहाँ पे मेन के अंदर इसको कॉल किया गया। लेकिन फन फंक्शन की बॉडी के अंदर यानी डिफिनेशन के अंदर हमने फन फंक्शन को दोबारा कर लिया है कॉल। अब देखिए, फन फंक्शन खुद को ही कॉल कर रहा है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, रिकर्सन बोलते हैं। जब कोई फंक्शन खुद को ही कॉल कर लेता है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे बोला जाता है रिकर्सन। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये रिकर्सन हो रहा है। लेकिन अब आप इसे समझेंगे, ठीक है, इसको समझने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपके पास क्या होना चाहिए, डायग्राम होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं कि ये सभी फंक्शन, ठीक है, कैसे एग्जीक्यूट होते हैं। अच्छा, एक बात तो आपको कंफर्म होगी कि जो सी लैंग्वेज में जितने भी प्रोग्राम्स लिखे जाते हैं उसमें एक मेन फंक्शन होता है। तो मेन फंक्शन यहाँ पे, और मेन फंक्शन से ही क्या होता है, प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है। यानी सबसे पहले जब प्रोग्राम चलना स्टार्ट होगा तो सबसे पहले कंट्रोल आपकी मेन के ऊपर आएगा। अच्छा, अब मेन से लाइन स्टार्ट होगा, यानी सबसे पहले इधर का आप देखिए तो ये पूरी की पूरी मेमोरी एरिया है। तो सबसे पहले क्या होगा, एक मेन फंक्शन होगा और मेन फंक्शन हो जाएगा कॉल। अच्छा, अब मेन फंक्शन आपका कॉल हो जाएगा तो मेन फंक्शन जब कॉल होगा तो उसको क्या मिलेगी, उसको मिलेगी मेमोरी। अच्छा, मेमोरी किन वजहों से मिलती है, तो मेमोरी आपकी दो वजह से मिलती है। पहला क्या होता है, पहला होता है कि कोई भी फंक्शन को अपना काम करने के लिए, ठीक है, क्या चाहिए,
उसको अपना काम करने के लिए वेरिएबल चाहिए। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं ये क्या है, सम नाम का इसमें वेरिएबल है, तो वेरिएबल के लिए मेमोरी चाहिए, प्लस इस फंक्शन के कुछ इंस्ट्रक्शन है, जैसे सम, ठीक है, फैन को कॉल करना है, प्रिंट ऑफ, ये सब क्या इंस्ट्रक्शन है। तो उसको अपना इंस्ट्रक्शन स्टोर करने के लिए भी क्या चाहिए, रैम के अंदर जगह चाहिए। तो बेसिकली किसी भी प्रोग्राम को रैम के अंदर दो वजह से मेमोरी मिलती है। पहली, उसको अपना वेरिएबल यानी डेटा स्टोर करने के लिए, दूसरा उस डेटा के ऊपर परफॉर्म किए जाने वाले ऑपरेशन के इंस्ट्रक्शन को स्टोर करने के लिए। तो यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन रखे हुए हैं, ये सम नाम का वेरिएबल है। तो यहाँ पे हमने देखा मेन फंक्शन हो गया है कॉल, ठीक है। सबसे पहले क्या होगा, मेन फंक्शन हो गया तो कॉल, तो मेन फंक्शन आ चुका है आपकी मेमोरी के अंदर। अब मेन फंक्शन की अगली लाइन स्टार्ट होगी, ठीक है, आईएनटी सम, तो यहाँ पे सम नाम का वेरिएबल बन चुका है। उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे तो अगली लाइन में लिखा हुआ है सम में असाइन करो फन, और फन फंक्शन को कॉल किया गया है, कॉल करते समय इसमें पास किया गया है 3। अब ध्यान से देखने वाली बात ये है कि इसकी अगली लाइन प्रिंट ऑफ चलेगी। प्रिंट ऑफ तभी चलेगा जब यहाँ पे सम में रिजल्ट आ चुका हो, यानी ये लाइन जब कंप्लीट होगी तभी तो अगली लाइन चलना स्टार्ट होगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सम में अभी वैल्यू कुछ नहीं है, ये गार्बेज वैल्यू की अनप्रेडिक्टेबल है। तो जब फन फंक्शन यहाँ पे कॉल हो गया है तो अभी प्रिंटअप नहीं चलेगा, अब फन यहाँ पे फंक्शन चलना स्टार्ट होगा। अच्छा, जब फन फंक्शन चल के ख़त्म हो जाएगा तो कुछ रिटर्न्स करेगा, तब जाके सम नाम के वेरिएबल में कुछ आएगा, और जब सम नाम के वेरिएबल में कुछ आएगा तो वही सम यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। तो फिलहाल कंडीशन कुछ ऐसी है कि अभी फन फंक्शन को मेन फंक्शन ने किया है कॉल, तो मेन फंक्शन ने किसको कॉल किया है, फन फंक्शन को। तो अब यहाँ पे क्या होगा, सिचुएशन कुछ ऐसी है कि मेन फंक्शन ने फन फंक्शन को कर लिया है कॉल, ठीक है। अभी कॉल कर लेगा तो क्या हो जाएगा, अब आपकी रैम के अंदर, ठीक है, क्या होगा, अब आपकी रैम के अंदर फन फंक्शन भी आ जाएगा। तो ये आपका देखिए आ गया है फन फंक्शन, ठीक है। अब यहाँ पे फन फंक्शन आ चुका है। अच्छा, फन फंक्शन यहाँ पे आने के बाद ठीक है, कुछ इस तरीके से, तो यहाँ पे अभी आप ये कोड मत देखिए, अब ये कोड आप देखिए, ठीक है, इधर वाले देखने की जरूरत नहीं है। मेन फंक्शन ने किसको कॉल किया है, यहाँ पे देखिए ये लाइन अभी चल रही है, फन को कॉल किया है। तो अब क्या हो गया, फन फंक्शन भी आपकी मेमोरी में आ चुका है। अब मेमोरी में आने के बाद इसकी डिफिनेशन लाइन चलना स्टार्ट होगी। तो इस फंक्शन के अंदर क्या लिखा हुआ है, देखिए इसके अंदर एक लिखा है एन, आईएनटी एन नाम का वेरिएबल, तो यहाँ पे देखिए एन नाम का वेरिएबल बन गया। उसके बाद इसके अंदर आप देखें तो INTS लिखा हुआ है, ठीक है ना, तो INTS यहाँ पे लिखा हुआ है। तो INTS का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप देखेंगे तो S नाम का वेरिएबल बन जाएगा। देखिए N नाम का वेरिएबल प्लस आपका S नाम का वेरिएबल, और उसके बाद इंस्ट्रक्शन देखिए लिखा हुआ है इफ़ n इक्वल टू 1। तो सबसे पहले आप ध्यान से देखिए कि n में आया क्या है। तो आप देख पा रहे हैं कि n में आ चुका है, n में आ चुका है जो मेन फंक्शन ने फन फंक्शन को कॉल करते समय किया होगा पास। तो फन फंक्शन को जब कॉल किया गया है तो इसके अंदर देखिए वैल्यू क्या पास की गई है, इसके अंदर पास किया गया है 3। तो यानी कि इस n में जो रिसीव कर रहा है इसको, इसके अंदर n में क्या आ चुका है, इसके अंदर आ चुका है 3, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या आ चुका है, यहाँ पे आ चुका है 3, ठीक है। अब इसकी 3 के अंदर आ चुका है n के अंदर, अब क्या होगा, इसकी अगली लाइन चलना स्टार्ट होगी। तो अगली लाइन क्या है, लिखा हुआ है इफ़ n इक्वल टू 1। क्या n 1 के बराबर है, तो n तो अभी तो 3 है, 1 के बराबर है, आप कहेंगे नहीं। तो नहीं है तो रिटर्न स्टेटमेंट ये वाला नहीं चलेगा, फिर अगला चलेगा। तो अगले में लाइन में क्या लिखा हुआ है, ठीक है, आप इधर मत देखिए, केवल इस पे देखिए जहाँ पे मैं बता रहा हूँ।
तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि एस में असाइन करो n प्लस फन और n माइनस वन। अच्छा, एस में असाइन कब होगा, असाइन में तब होगा जब यहाँ पर n में जोड़ना है, जोड़ने से पहले क्या करना है, फन फंक्शन कुछ रिटर्न करेगा तभी तो n में जोड़ के s में साइन होगा। तो अभी क्या हो रहा है कि सबसे पहले यहाँ पे फन फंक्शन हो जाएगा कॉल। ठीक है, देखिए यहाँ पे फन फंक्शन क्या हो रहा है, यहाँ पे कॉल होगा और फन फंक्शन जो कुछ यहाँ पे रिटर्न करेगा उसको हम n में जोड़ेंगे, उसके बाद s में असाइन करेंगे। तो फिलहाल s में अभी कुछ नहीं है, तो एक बार फन फंक्शन ने देखिए फन फंक्शन है, पहली बार तो इसको मेन ने कॉल किया था, लेकिन अब फन फंक्शन ने खुद को ही क्या कर लिया है, कॉल कर लिया है। तो अब एक बार क्या होगा, एक बार फिर से आपका ये फन फंक्शन हो जाएगा कॉल। ठीक है ना, क्या हो जाएगा, एक बार फिर से हो जाएगा ये कॉल, तो आ जाएगा कुछ इस तरीके से। ठीक है, इसने इसको कॉल कर लिया, तो अभी कंडीशन क्या है, कुछ इस तरीके से। एक बार फन फंक्शन को दोबारा फन फंक्शन ने किया है कॉल, और जब कोई फंक्शन खुद को ही कॉल कर लेता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं रिकर्सन। तो अब की बार इसको किसने कॉल किया है, इसको कॉल किया है फन फंक्शन ने। अच्छा, जब फन फंक्शन ने इसको कॉल किया है तो इसके अंदर पास क्या किया है, ये देखिएगा। देखिए, इसके अंदर जो n है वो अलग है। हमको पता है कि जितनी बार फंक्शन आपके बनते हैं, जितनी बार कॉल होते हैं, उसका एक नया वर्जन, एक नया कॉपी आपके रैम पे लोड होता है। ठीक है, तो ये अभी आप देखिए, तो ये क्या हो गया, ये पेंडिंग में चला गया है क्योंकि इसने फन को कॉल कर लिया था। लेकिन ये फन भी क्या हो गया, इसकी ये लाइन अभी चल रही है, बाकी लाइन अभी नहीं चल रही, ये भी क्या हो गया, पेंडिंग हो गया, क्योंकि फन फंक्शन को दोबारा इसने कर लिया है कॉल। लेकिन कॉल करते समय इसने n में पास किया गया। देखिए अभी ये कॉल हुआ है, तभी n के अंदर कुछ नहीं, s के अंदर कुछ नहीं, एकदम फ्रेश कॉपी इसकी जनरेट हुई है। लेकिन फन फंक्शन को जब कॉल करते समय इसने पास क्या किया है, देखिए यहाँ तो पास किया गया था 3, इसलिए n में आ गया था 3। लेकिन यहाँ पे n में क्या आएगा, यहाँ पे 3 नहीं आएगा, क्योंकि जो फंक्शन जिस भी फंक्शन को कॉल करता है उससे समय जो वैल्यू पास करता है वही वैल्यू वहाँ पर रिसीव होती है। तो इस फंक्शन को, इस फन फंक्शन को इस फंक्शन ने किया है कॉल, तो इसलिए ये जो वैल्यू यहाँ से भेजी जाएगी यहाँ पे रिसीव होगी। तो n-1, तो n की वैल्यू क्या है, देखिए n की वैल्यू है यहाँ पे, n की वैल्यू है आपकी 2, 3 है। अब 3 में n-1 कर देंगे, तो n मतलब 3-1 मतलब 2, तो यहाँ पे क्या रिसीव होगा, यहाँ पे रिसीव होगा n-1 मतलब यहाँ पे रिसीव होगा 2। ठीक है, तो यहाँ पे n में क्या आ चुका है, यहाँ पे आ चुका है 2, यहाँ पे 2 आ चुका है। अभी ये पेंडिंग स्टेट में है, अभी इसकी लाइन फिर से चलना स्टार्ट हो गई। तो यहाँ पे फिर से चेक किया गया, इफ n इक्वल टू 1, कंडीशन क्या हो गई है, अभी फॉल्स है, रिटर्न 1, ये नहीं चलेगा, तो कौन सी लाइन चलेगी, ये लाइन चलेगी। अभी इस s में तभी वैल्यू आएगी जब यहाँ पर n प्लस फन ये काम परफॉर्म होगा। तो अभी n प्लस फन ये लाइन तभी चलेगी जब फन फंक्शन यहाँ पे कुछ रिटर्न करेगा, और फन फंक्शन रिटर्न कब करेगा, जब अपना काम खत्म करेगा। तो एक बार क्या हो रहा है, फिर फन फंक्शन को हो रहा है कॉल, तो ये फन फंक्शन खुद को भी क्या कर रहा है, फिर से कर रहा है कॉल। एक बार फन फंक्शन क्या हो जाएगा, दोबारा आपकी रैम में आ जाएगा। ठीक है, कुछ इस तरीके से। अच्छा, इस फन फंक्शन को किसने कॉल किया है, इसने। आप डायग्राम से बहुत ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। इसको इसने कॉल किया। अच्छा, जो फंक्शन जिसको कॉल करता है वहीं से वैल्यू पास होती है। अब यहाँ पे ये लाइन चल रही है, अभी ये भी पेंडिंग स्टेट में है, तो क्या हो जाएगा, फन n-1 ये वैल्यू हो रही है पास। अब ये वैल्यू यहाँ से पास कर रहा है, तो n की वैल्यू क्या है 2, तो 2-1 यानी यहाँ पे क्या पास हो रहा है, यहाँ पे पास हो रहा है आपका 1। ठीक है, तो
ये फन आपका यहाँ पे हो रहा है पास। देखिए, अगर आप डायग्राम ना बनाएंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि कौन सी एन की बात हो रही है, लेकिन अगर इसे डायग्राम से आप बना के देखते हैं तो ये बहुत ईजिली लगता है। ठीक है, आपको एकदम क्लियर बात समझ में आ रही है। तब इस फंक्शन ने इसको फन फंक्शन को दोबारा किया है कॉल, ठीक है, रिकर्सन हो रहा है। तो उसके बाद यहाँ पे क्या रिसीव हो रहा है, n-1, ये फन फंक्शन को कॉल करते समय किया गया है पास। तो n की वैल्यू 2 है, 2 - 1, तो यानी यहाँ पे क्या रिसीव होगा, 1। उसके बाद अब फन फंक्शन की फिर से लाइन चलना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, फ्रेश कॉपी है। तो यहाँ पे लिखा है n = 1, n की वैल्यू क्या है, 1। तो देखिए n की वैल्यू 1 है, तो अब की बार ये कंडीशन हो गई है ट्रू। और जब कंडीशन ट्रू हो गई है तो क्या बोल रहा है, रिटर्न n। ठीक है, ध्यान से आप देखिएगा, अगर कंडीशन ट्रू हो जाती है तो रिटर्न करो n। तो n यहाँ पे हो जाएगा रिटर्न। अच्छा, रिटर्न होने के बाद ये वैल्यू n की जाएगी कहाँ, देखिए n की वैल्यू क्या है, 1। तो 1 रिटर्न होने के बाद जाएगा कहाँ, वहीं पे जाएगा जहाँ से इस फंक्शन को किया गया है कॉल। तो ये इस फंक्शन को कॉल किसने किया है, इस फंक्शन को कॉल किसने किया है, इस फंक्शन को कॉल किया है इस फन फंक्शन ने। कहाँ से कॉल किया है, कॉल किया है इस जगह से, ये जगह देख रहे हैं ना, n-1। तो इसकी वैल्यू जब रिटर्न होके जाती है एग्जैक्ट वहाँ पे जहाँ पे फंक्शन किया गया था कॉल, यानी अब ये फन फंक्शन यहाँ पे आ जाएगा। तो ये क्या होगा, ये अब यहाँ से हो जाएगा रिटर्न। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए क्या रिटर्न हो रहा है, 1। तो यहाँ पे आ चुका है 1। ठीक है, तो उसने रिटर्न कर दिया 1। तो अब एक्चुअली में क्या होगा, अब ध्यान से देखिएगा, जहाँ से वैल्यू रिटर्न होती है, ठीक है ना, उसकी जगह पे फंक्शन जो कुछ रिटर्न करता है उसकी आ जाती है वैल्यू। यानी कि यहाँ पे क्या आ चुका है, अब ध्यान से देखिएगा, तो वहाँ से क्या रिटर्न हुआ था, 1। तो यहाँ पे एक्चुअली में क्या आ चुका है, यहाँ पे आ चुका है 1। ठीक है, अब इसकी अगली लाइन चलना हो जाएगी स्टार्ट। n+1, n की वैल्यू क्या है, 2। 2+1 यानी क्या हो जाएगा, 2+1 हो जाएगा 3। और 3 किस में असाइन करना है, s में। तो s में क्या आ चुका है, s में आ चुका है 3। ठीक है, अब 3 आ चुका है तो अगली लाइन यहाँ पे चलना स्टार्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे लिखा हुआ है रिटर्न यस। s की वैल्यू क्या कर दो, रिटर्न कर दो। किसको रिटर्न कर दो, जिसने इसको किया होगा कॉल। तो इस फंक्शन को किसने कॉल किया है, इसको कॉल किया था इसने। देखिए डायग्राम से हमने बनाया था ना, इसको किसने कॉल किया था, इस फन फंक्शन ने। तो यहाँ पे हो जाएगा रिटर्न, तो इसकी मेमोरी भी क्या हो जाएगी आपकी, रिलीज। ठीक है ना, ये बात ध्यान रखिएगा आप लोग। तो जो फंक्शन यहाँ पे कॉल होता है, तो यहाँ पे मेमोरी क्या हो जाती है, रिलीज। पर यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे रिटर्न होके आया क्या है, तो ये फन फंक्शन जैसे ही यहाँ पे रिटर्न कर देगा, ठीक है, रिटर्न क्या कर देगा, एग्जैक्टली वहाँ पे जहाँ से इसको किया गया है कॉल। तो यहाँ पे क्या आ चुका है, यहाँ पे ये हो गया है रिटर्न। कहाँ आ चुका है, आ चुका है रिटर्न होके यहाँ पे। ठीक है ना, और जैसे ये रिटर्न करेगा तैसे क्या हो जाएगा, ये फंक्शन हो जाएगा मेमोरी से रिलीज। ठीक है, हमने देखा था जैसे फंक्शन आते हैं, जैसे उनका काम खत्म होता है, वैसे अपनी मेमोरी क्या करते हैं, रैम से रिलीज कर देते हैं। तो फिलहाल अब यहाँ पे कंडीशन ऐसी है, n+3 लिखा हुआ है, और n+3 लिखा होने का मतलब क्या हो जाएगा, ये लाइन चलेगी। तो n की वैल्यू क्या है, 3, वहां से क्या रिटर्न हुआ, 3। तो 3+3 ये तो होगा ना, 3+3 कितना हो जाएगा, 6 ना। 3+3 कितना हो जाएगा, 6। तो 6 किस में आ जाएगा, 6 आ जाएगा इस वेरिएबल में, किसमें, s में। ये तो लिखा है ना, इसमें असाइन कर दो, तो इसमें आ जाएगा 6। और इसमें जैसे ही 6 आएगा तो अगली लाइन चलना स्टार्ट होगी। तो अगली लाइन में क्या लिखा हुआ है, रिटर्न s। s में क्या है, 6। रिटर्न करा दो, किसको रिटर्न करा दो, अब की बार किसने कॉल किया था फन फंक्शन को, कॉल किया है मेन ने। तो रिटर्न होके वैल्यू जाएगी कहाँ पे, एग्जैक्टली वहीं पे जहाँ से इस फंक्शन को किया गया था कॉल। मतलब
मतलब यहाँ से वैल्यू हो जाएगी रिटर्न। यहाँ से वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, एग्जैक्टली हो जाएगी रिटर्न। कहाँ हो जाएगी, जाके यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, यहीं से कॉल किया गया था, और जैसे ये वैल्यू यहाँ पे रिटर्न होगी तैसे ही क्या हो जाएगा, इस फंक्शन का हो जाएगा काम फिनिश। ठीक है, और उसके बाद क्या होगा, उसके बाद यहाँ पर असाइन करना है सबने, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पे आ जाएगा आपका 6। ठीक है, तो ये सब में आ चुका है। अब इसकी अगली लाइन चलेगी, तो दैट कॉल्ड प्रिंट ऑफ परसेंट साइन डी, सम की वैल्यू प्रिंट करो, तो सम की वैल्यू क्या हो जाएगी 6। तो स्क्रीन पे क्या प्रिंट हो जाएगा, स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगा आपके स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगा आपका 6। और जैसे ही इसकी लाइन खत्म होगी उसके बाद मेन फंक्शन भी क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा रिलीज, और स्क्रीन पे क्या प्रिंट आउट आएगा 6। तो आपने देखा कि रिकर्सन क्या होता है। हमने मेन फंक्शन को कॉल किया, मेन फंक्शन ने फन फंक्शन को कॉल किया, फन फंक्शन को हमने जब कॉल किया तो उसके अंदर हमने क्या काम किया है, फन फंक्शन को दोबारा कॉल कर लिया है। तो जब हम यहाँ पे किसी भी फंक्शन को किसी फंक्शन के अंदर कॉल कर सकते हैं, उसी तरीके से कोई भी फंक्शन खुद को भी कॉल कर सकते हैं। जब कोई फंक्शन खुद को कॉल कर लेता है किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, तो उसको हम बोलते हैं ये रिकर्सन हो रहा है। जैसे इस लाइन में आप ध्यान से देख सकते हैं, यहाँ पे हो रहा है रिकर्सन। अच्छा, ये प्रोग्राम कर क्या रहा है, ये प्रोग्राम आपका है, आप चाहे तो स्क्रीन पॉज करके सोचेंगे, ये है आपका फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का सम निकालने का प्रोग्राम। ठीक है, जो कि रिकर्सिव नेचर का है। जैसे हमने यहाँ पे क्या पास किया है, यहाँ पे हमने पास किया है 3, तो यहाँ पे पहले 3 नेचुरल नंबर्स का क्या निकल रहा है, सम। तो पहले नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, नेचुरल नंबर वो होते हैं जो कि पॉजिटिव होते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं। तो पहला नेचुरल नंबर 1, दूसरा 2, तीसरा 3, तीनों का सम क्या होता है 6। ये n नेचुरल नंबर्स का सम निकालने का रिकर्सिव फंक्शन है। ठीक है, इसी तरह से अगर यहाँ पे हम 3 ना पास करके अगर 5 पास कर रहे होते, तो यहाँ पे ये फंक्शन रिकर्सिव स्टाइल से 5 यानी पहले 5, ठीक है, पहले 5 n नेचुरल नंबर्स का क्या निकाल रहा होता है, सम निकाल रहा है। यहाँ पे आप चाहे तो इसका नाम बदल के कुछ भी रख सकते हैं। तो आपको ये समझ में आया कि फंक्शन जहाँ पे खुद को कॉल कर रहा है तो इसे हम क्या बोलते हैं, रिकर्सिव। अच्छा, एक बात और, जब फंक्शन रिकर्सिव स्टाइल में होता क्या है कि जब कोई फंक्शन दोबारा अपने आप को कॉल करता है तो प्रॉब्लम को एक स्टेप कम करता है, यानी कॉम्प्लेक्सिटी उसकी क्या करता है, एक बार स्टेप में कम करता है। जैसे बोला जाए कि पहली बार क्या हो रहा था, पहली बार हमने एक फंक्शन बनाया फन, इसके अंदर क्या पास किया हमने 3। तो हमने ये सपोज किया कि एक फंक्शन है 3 जिसके अंदर 3 पास करेंगे तो क्या करेगा, 3 नेचुरल नंबर्स का सम निकालेंगे। 3 नेचुरल नंबर्स का सम होता क्या है, तो अगली बार जब हमने इसको कॉल किया, ठीक है, तो इसका होता क्या है, तो +1 +2, यानी कि पहले 2 नेचुरल नंबर्स का। उसके बाद क्या करेंगे, देखिए पहली बार हमने निकाला है 3 का, फिर दोबारा जब फंक्शन कॉल हुआ तो किसका निकला, फिर 2 का, और फिर हमने जब इस फंक्शन को दोबारा कॉल किया तो किसका निकला, 1 का। तो देखिए हर बार क्या हो रहा है, प्रोग्राम जब यहाँ पे रिकर्सिव स्टाइल है तो हर बार प्रोग्राम में कम्प्लिसिटी कम हो रही है, यानी पहले हमको 3 नेचुरल नंबर्स का सम निकालना था, फिर उसके बाद हमको 2 का निकालना था, फिर 1 का निकालना, ठीक है ना। तो ऐसा हुआ कि यहाँ पे पहले 3 नेचुरल नंबर्स का सम होता क्या है, पहले 3 नेचुरल नंबर्स का सम होता है सम ऑफ 3 प्लस 2 नेचुरल नंबर्स का। अच्छा, 2 का क्या होता है, हम बात करेंगे 2 का क्या होता है, फर्स्ट 2 n नेचुरल नंबर्स का, फर्स्ट 2 का होता है आपका
प्लस 1 का। That's it। तो मतलब इसमें हर बार प्रोग्राम की कॉम्प्लिसिटी कम होती जाती है, ठीक है ना। तो अब देखिए आप लास्ट में क्या हो रहा है, पहले यहाँ पर n-1 पास किया गया। n-1 पास करने का मतलब हर बार पास किया गया, तो पहले क्या हो गया, पहले आया 1, पहली बार क्या रिटर्न हुआ 1, तो n नेचुरल नंबर्स निकले। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद यहाँ पर हमने 2 का नेचुरल नंबर निकाला। 2 का क्या होता है, आप देखेंगे 1 प्लस 2, यही तो होता है ना। पहले तो आपने 1 का निकाला, फिर आपका क्या होगा 1 प्लस 2 यानी 3, ठीक है। 1 प्लस 2 कितना हो जाएगा 3। अब कितना आ चुका है, यहाँ पे आ चुका है 3। उसके बाद 3 का क्या होता है 1 प्लस 2, यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। कुल मिला के कुछ ऐसे ही प्रॉब्लम सॉल्व होती है, ठीक है। इसे हम क्या बोलते हैं, n नेचुरल नंबर्स का सम निकालना, ठीक है। अगर एक का निकालेंगे तो 1 आएगा, 2 का निकालेंगे तो क्या होगा 1 प्लस 2, ठीक है। 1 प्लस 2 कितना हो जाएगा, तो हमको पता है कि हो जाएगा आपका 3, और 3 हो जाएगा, फिर तीसरे यहाँ पे जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा 3 इक्वल टू 6, ठीक है। प्लस 2 प्लस 3, तो 3 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा 6। तो ये आपका कुछ इस तरह से निकलता है। तो इसी तरह से आप रिकर्सिव नेचर के बहुत सारे एग्जाम्पल प्रोग्राम बना सकते हैं। रिकर्सिव स्टाइल ऐसे ही काम करती है। अगर आप बिगनर्स हैं तो आपको मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप इसको डायग्राम से बनाने की ज़्यादा कोशिश कीजिए। अच्छा, एक बात और, ये जो प्रोग्राम है ये रिकर्सन तो हो रहा है, ठीक है ना। देखिए रिकर्सन तो हो रहा है, लेकिन कितनी बार होना चाहिए ये भी एक प्रॉपर्टी है। जैसे यहाँ पे ये फंक्शन अपने आप को कॉल कर रहा है, लेकिन कब तक कॉल करेगा, ये जब तक कॉल करेगा जब तक n की वैल्यू 1 ना हो जाए। और हर बार क्या हो रही है, n में 1 माइनस किया जा रहा है, यानी हर बार n की वैल्यू में 1 माइनस करते जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कंडीशन ऐसी आ जाएगी, जब n की वैल्यू 1 हो जाएगी तब ये रिटर्न स्टेटमेंट चल जाएगा और फन फंक्शन रिकर्सन होना बंद हो जाएगा। लेकिन तब तक रिकर्सन होगा जब तक n की वैल्यू 1 नहीं हो जाती है। जैसे n की वैल्यू 1 हो जाती है तैसे रिटर्न चल जाएगा n। और आपको पता है कि एक बार रिटर्न चलता है तो फंक्शन ना कि वैल्यू रिटर्न कर देता है, बाकी वहां से कंट्रोल भी वापस रिटर्न कर देता है उसको जिसने इसको किया होगा कॉल। तो जहां पे आप यहाँ पे ये लाइन लिखते हैं ना, ठीक है, कि कब तक ये रिकर्सिव होगा, तो इसे हम बोलते हैं एक बेस केस होता है। ये क्या आपका बेस केस है। बेस केस का मतलब एक ऐसा केस, एक ऐसी कंडीशन जहां पे आने के बाद जिस कंडीशन के ट्रू होने पर आपके फंक्शन का रिकर्सन होना स्टॉप हो जाएगा। क्योंकि अगर लगातार ही रिकर्सन होता ही रहेगा तो आपका प्रोग्राम इन्फिनाइट हो जाएगा। तो जिस केस पे आपको एक केस बनाना होता है जिस पे आके रिकर्सन होना बंद हो जाए, रिकर्सिव स्टाइल बंद हो जाए, तो उसे हम बोलते हैं बेस केस। जैसे इस कंडीशन में हमने बनाई है कि इफ n की वैल्यू अगर 1 हो जाती है तो रिटर्न हो जाएगा, क्या रिटर्न हो जाएगा, रिटर्न हो जाएगा n, ठीक है ना। तो ये हमने देखा रिकर्सिव स्टाइल। तो आप इस तरह से यहाँ पे प्रोग्राम्स बना सकते हैं रिकर्सिव स्टाइल से। तो आप रिकर्सिव स्टाइल यहाँ पे देखिएगा, रिकर्सिव स्टाइल कैसे काम करती है। तो कुछ अगर आप इसे प्रैक्टिस करते हैं तभी आपको ज़्यादा समझ में आएगी। कुछ स्टूडेंट का बहुत सारा डाउट्स होता है, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि अगर आपके मन में डाउट्स आ रहे हैं, ठीक है ना, अगर आपके मन में डाउट्स यहाँ पे आ रहे हैं तो आप एक काम कर सकते हैं, इसको लगातार आप डायग्राम से बनाने की कोशिश कीजिए। तो आइए इसको हम यहाँ पे प्रोग्राम को बना के भी रन करके देखते हैं अपने टर्बो सी कोड के अंदर। तो चलिए यहाँ पे टर्बो सी स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पे एक नई फाइल लेते हैं।
और फाइल लेने के बाद एक काम करते हैं, इसको हम सेव कर लेते हैं। तो सेव करने के लिए एक बात ध्यान दीजिएगा, इसको हमेशा आपको डॉट सी से सेव करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे डॉट सी लगा दीजिएगा। उसके बाद सेम प्रोग्राम यहाँ पे हम टाइप करने चल रहे हैं, ठीक है। तो हमने प्रोग्राम यहाँ पे बनाया है, सेम प्रोग्राम यहाँ पे हम टाइप करने चल रहे हैं। ये प्रोग्राम आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। इसी प्रोग्राम को अभी यहाँ पे मैं टाइप करने चल रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले मेन फंक्शन बनाया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे int सम नाम का वेरिएबल बनाएंगे। उसके बाद यहाँ पर सम के अंदर हम ये साइन करना चाहते हैं जो फन फंक्शन करेगा रिटर्न, और फन फंक्शन को कॉल करते समय यहाँ पे हम पास कर रहे हैं 3। यहाँ पे पास कर रहे हैं, ठीक है। ये रिटर्न करेगा। रिटर्न करने के बाद जो कुछ वैल्यू आएगी हम चाहते हैं कि प्रिंटफ स्टेटमेंट लगा के %d, और हम सिंपली क्या चाहते हैं, इस सम में जो कुछ है वो हो जाएगा आपका प्रिंट, ठीक है। और ये हो गई आपकी मेन फंक्शन की बॉडी। अब बनाते हैं फन की। तो फन अगर कुछ रिटर्न करता है तो int यहाँ पे लिखते हैं फन। वैसे अभी मैं फन फंक्शन का डिक्लेरेशन नहीं कर रहा हूँ, बाकी मुझको करना चाहिए। फिलहाल अभी हम लोग इसको कर लेते हैं। int n यानी जो कुछ वहाँ पे होगा वो रिसीव होगा यहाँ पे, ठीक है, फॉर्मूला आर्गूमेंट्स के रूप में। उसके बाद इसके अंदर मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ दैट कॉल int yes, और उसके बाद यहाँ पे मैं कंडीशन लिखता हूँ इफ़ n की वैल्यू 1 हो जाती है, ठीक है। इफ़ की n की वैल्यू अगर 1 हो जाती है तो आपको रिटर्न कर देना है n, ठीक है। जो कुछ है वो रिटर्न कर देना है। आप चाहें तो यहाँ पे रिटर्न n भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं उससे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या करना है, अगर ऐसा नहीं होता है तो s में असाइन कर दो क्या, n प्लस फन फंक्शन को दोबारा कर लेते हैं कॉल, और n-1, यानी एक बार प्रॉब्लम कम करके हम इसको भेजते हैं, ठीक है। और यहाँ पे फिर रिटर्न करा देंगे जब ये लाइन चलना कंप्लीट हो जाएगी। रिटर्न एस, ये हो गई इसकी बॉडी, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे इसको देख सकते हैं ध्यान से, ये पूरा का पूरा प्रोग्राम। सेम प्रोग्राम हमने बनाया है, ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो अब एक बार इसको हम कंपाइल करके देखते हैं। वार्निंग है यहाँ पे वैल्यू रिटर्न करने की बात कर रहे हैं, ठीक है। फिलहाल अभी इसे छोड़ देते हैं। चाहे तो आप इसको हटाने के लिए यहाँ पे वाइड लिख सकते हैं, ठीक है, वाइड। अब आप देखेंगे तो कोई यहाँ पे एरर नहीं है। अब इसको हम यहाँ पे चला के देखते हैं। तो रिज़ल्ट कुछ आया है लेकिन अभी प्रिंट नहीं हुआ है। तो आप इसे Alt F5 करके भी देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए 6 आ रहा है, ठीक है। अगर आप चाहते हैं तो आप एक काम कर सकते हैं, यहाँ पे डिक्लेरेशन के बाद यहाँ पे हम लोग लगा देते हैं CLR SCR स्क्रीन को क्लियर करने के लिए, और उसके बाद यहाँ पे प्रोग्राम का आउटपुट देखने के लिए getCS फंक्शन कॉल करते हैं, ताकि स्क्रीन 1 कैरेक्टर लेने के लिए एक बार दोबारा कंपाइल करते हैं इसको, कोई एरर नहीं है, और रन करते हैं। तो आप देख रहे हैं रिजल्ट आ रहा है यहाँ पे 6। सेम प्रोग्राम है, आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। आप चाहें तो यहाँ पे अगर मैं पास कर दूँ यहाँ पे लाइक 5, तो कंपाइल करके आप देखिएगा यहाँ पे पहले 5 नंबर, ठीक है, का यहाँ पे सम आ रहा है, ठीक है, 15। आप जोड़ेंगे 1 + 2 + 3 + 4 + 5, यहाँ पे 15 आएगा।
अगर आप इसे 10 का करना चाहते हैं, 10 n नेचुरल नंबर्स का, तो आप यहाँ पर कंपाइल करके इसको कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं रिकर्सिव स्टाइल से ये प्रोग्राम आपका चल रहा है 55 आएगा। तो आपने यहाँ पे देख सकते हैं। अच्छा, ये प्रोग्राम चलेगा कैसे, इसके लिए आप देखती है यहाँ पे सबसे पहले क्या होगा, मेन फंक्शन पे आए, क्लियर स्क्रीन, ठीक है। सम यहाँ पे देखिए फन फंक्शन को किया गया है कॉल, तो फन फंक्शन यहाँ पे चलना स्टार्ट हो जाएगा। तो आप इस तरह से यहाँ पे देख सकते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं स्टेप बाय स्टेप कैसे काम करता है। ठीक है, प्रोग्राम में कोई एरर नहीं है। इस तरह से आपका काम करता है। तो ये प्रोग्राम आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। निकर्सिव रिलेटर से आप भी बना सकते हैं, फैक्टोरियल का बहुत सारे प्रोग्राम्स आप लोग बना सकते हैं। तो आपने यहाँ पे देखा रिकर्सिव स्टाइल क्या होती है। ठीक है, जब कोई फंक्शन खुद को ही कॉल कर लेता है तो उसको हम बोलते हैं रिकर्सन हो रहा है। तो बात यहाँ पे यही ध्यान देने वाली है। ठीक है, तो आपको समझ में आया कि जब कोई फंक्शन कॉलिंग इटसेल्फ इज कॉल्ड रिकर्सन, यानी जब कोई फंक्शन खुद को ही कॉल कर लेता है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, उसको बोलते हैं रिकर्सन। पर रिकर्सन यहाँ पे ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया जाता है, क्योंकि रिकर्सन से क्या होता है कि मेमोरी ज़्यादा कंज्यूम होती है और ज़्यादा से ज़्यादा क्या होते हैं आपके एफर्ट्स लगते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे जैसे टाबस ऑफ होनी ऐसे गेम्स हैं जिनमें रॉड्स होती हैं, इनको एक रॉड से दूसरी रॉड तक पहुंचाना होता है टाबस में के, तो उसमें रिकर्सन के यहाँ पे स्टाइल यूज होती है। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं दुनिया में जो कि रिकर्सिव स्टाइल के हैं, उन सभी को सॉल्व करने के लिए रिकर्सन का यूज करते हैं। पॉइंट देने वाली बात यह है कि अगर कोई प्रॉब्लम जो कि रिकर्सिव नेचर की है और रिकर्सन से सॉल्व हो रही है, तो वो आपकी लूप की मदद से भी सॉल्व हो जाएगी। और अगर कोई प्रॉब्लम जो कि लूप्स के सॉल्व होती है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो आपके रिकर्सन से सॉल्व हो जाए। ठीक है ना। तो रिकर्सिव फंक्शन का यहाँ पे लॉजिक बहुत सिंपल होता है, बहुत इजी होता है, इसलिए ज़्यादातर प्रोग्रामर्स रिकर्सन का यूज करते हैं। तो अगर आप यूज करना चाहते हैं तो रिकर्सन का यूज कर सकते हैं। मेन बात यही, जब फंक्शन खुद को ही कॉल करता है किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, तो उसको हम बोलते हैं रिकर्सन। तो रिकर्सन आप लोग यहाँ पे प्रोग्राम्स बना के चेक कर सकते हैं। फिलहाल आज के लिए इतना ही। अगर ये आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं तो आप इसे लाइक कीजिएगा। तो आज के लिए थैंक यू। अगर ये वीडियोस आपको पसंद आ रहे हैं, इस तरह के और इंस्ट्रक्टिंग वीडियो आप लोग देखना चाहते हैं, तो आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके अलावा मेरी एक नई वेबसाइट है myclasses.com, जिस पे सारे कंटेंट आपको मिल देंगे हिंदी में। इसके अलावा अगर आपके मन में अभी भी रिकर्सन से रिलेटेड या फंक्शन से रिलेटेड कोई डाउट्स है, तो आप नीचे मुझको कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। तो अगर वीडियो आपको पसंद आया तो आप इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय एंड कीप वॉचिंग माई क्लासेस।